हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि हम अब तक पार्टनरशिप के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं, कंपनी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं, अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक नंबर 3 के टॉप 15 एमसीक्यूज, ताकि जो पेपर में एमसीक्यू है वो इन्हीं में से आपका निकल कर आए। चलो पहला एमसीक्यू देखते हैं जल्दी से। अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स जिसके अंदर करंट और नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटीज करंट एंड नॉन करंट, एंड इक्विटी जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड आता है, इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस एट अ गिवन डेट इज नोन एज। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट क्या बताती है बेसिकली मेरे को कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। वहीं पे इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है? दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। ये हमें बताती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताओ, तो आप इनकम ऑफ फाइनेंस, इनकम ऑफ पी एंड एल, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोल दोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है आपको? कैश का इनफ्लो आउटफ्लो। फंड्स फ्लो आपको बताती है कि फंडिंग कहां से आ रही है, कि इक्विटी से आ रही है, डेट से आ रही है, वो सारा कुछ ये बताती है। ठीक है, अगला देखो, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? इन्वेंट्रीज में स्टोर्स एंड स्पेयर्स आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस आता है कि कुछ इन्वेंट्री अभी चल रही है, काम में पड़ी है। गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, बिल्कुल यही तो होती है मेन इन्वेंट्री की जिसको हम बेचेंगे। पेटेंट्स, बिल्कुल पेटेंट्स नहीं आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं। ये एनालिसिस के आपके पास एमसीक्यूज है, कई बार वहां से एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द आइटम, आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। जो शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं है। शेयर होल्डर फंड के पार्ट में आपके पास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक और चीज आती है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी आते हैं। ये आता है, ये आता है, ये आता है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आते, क्योंकि अभी शेयर, ये क्यों नहीं आते? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एप्लीकेशन मनी होता है जब भी अलॉटमेंट तो हुई नहीं। अरे अलॉटमेंट नहीं हुई तो आप कैपिटल का हिस्सा कैसे मान लोगे? तो इसको हम कैपिटल का हिस्सा भी नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, सीएफएस पे आ जाते हैं, सीएफएस पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहते हैं इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो हम रोजाना रोजमर्रा की एक्टिविटी, एक बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेशंस की। पहला है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। नहीं, सिक्योरिटीज पे ये तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है कि सिक्योरिटीज आपने खरीद रखी है, उस पर डिविडेंड इंटरेस्ट मिलना नहीं होती। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स ये होती है नॉर्मल रोजाना का खर्चा। कैश रिसिप्ट फॉर रॉयल्टी एंड फीस, रॉयल्टी और फीस से कैश, ये बिल्कुल आपका कैश रिसिप्ट की आपको फीस आती है, कोई रॉयल्टीज आती हैं, तो ये आपका रोजाना का खर्चा, वो आपको सालाना आती रहती है। इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, नहीं, ये कोई ऑपरेशन का काम नहीं है, या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मशीनरी खरीदने के लिए शेयर इशू कर दिया, और इशू ऑफ शेयर करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा भैया? हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 एंड 3। 2 एंड 3 देखो कहां पर है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं। Which of the following, which of the following are included in cash for the purpose of preparing cash flow statement? कहते हैं सीएफएस बनाने के लिए किस किस चीज को आप कैश में इंक्लूड करते हो। गलती से भी इसको ऐसे मत रीड कर लेना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नहीं, उसने बोला सिर्फ कैश। इनमें से किसको आप कैश मानते हो? कैश इन हैंड को हम कैश मानते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश नहीं मानते। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जरूर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जरूर है, बट ये कैश नहीं है, हार्ड कैश नहीं है। डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल ये कैश है, क्योंकि जैसे ही आप डिमांड करोगे बैंक उसी टाइम आपको देगा, दिस इज कैश। ट्रेड रिसीवेबल तो करंट एसेट होते हैं, ये तो मार्केट, ये तो कैश इक्विवेलेंट भी नहीं होता। तो क्या आएगा हमारे पास? 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश? सोर्स ऑफ कैश जो ना हो। डिविडेंड रिसीव्ड है बड़ा सोर्स, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं है तो मशीन खरीद रहे तो पैसा जाएगा, सेल ऑफ एसेट है बड़ा कैश आएगा, इशू ऑफ शेयर है बड़ा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इज पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी क्लासिफाइड एज एन
ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर बोथ फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस कंपनी। देखो फाइनेंस कंपनी जिसका काम है फाइनेंस, जैसे बैंक हो गया। नॉन फाइनेंस मतलब नॉन बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, उन दोनों के लिए एक फिक्स्ड एसेट खरीदना क्या एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, तो उनका रोज का काम फिक्स्ड एसेट खरीदना थोड़ी है, तो उनका रोजाना का खर्चा तो काम तो और कुछ है। तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट खरीदना दोनों के लिए ही क्या होगी? दोनों के लिए ही क्या होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। नो, दीज आर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग थोड़ी है भाई, फिक्स्ड एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यस, दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं है, ऑपरेटिंग तो है ही नहीं। नॉट टू बी रिकॉर्डेड, अरे नॉट टू बी रिकॉर्डेड का क्या मतलब है? लिखना तो पड़ेगा इन्वेस्टिंग में। नो, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 47 देखो, ए लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस रिटेलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, तो ये बेसिकली रिटेल के बिजनेस में है। इन्वेस्टेड 25 लाख इन शेयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इन्होंने क्या करे, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। ये काम क्या करते हैं? रिटेल का काम करते हैं। ये एक दुकानदार है, एक डीलर है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब देखो, आपने ये 25 लाख रुपए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग नहीं है आपकी, ठीक है? ये ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग है। इसके ऊपर अगर आपको ब्याज मिलता है तो हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम क्या कहेंगे? दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगला देखो, Which of the following transactions would result in inflow of cash and cash equivalent? किसकी वजह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आएगा। इशू ऑफ बोनस शेयर। जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो कोई कैश नहीं आता, बल्कि हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स को ही एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस में से प्रॉफिट्स निकाल के शेयर होल्डर्स फंड में दे देते हैं, तो कैश नहीं आता इसके अंदर। फर्नीचर कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड फॉर 75,000, हाँ इसमें तो कैश आएगा। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन कैश नहीं आएगा। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल कैश जाएगा, आएगा थोड़ी, उसने कहा इनफ्लो होना चाहिए, तो इनफ्लो बी से होगा। ये हमारे पास गुडविल के सवाल थे। यहाँ पे आ जाओ 51 पे, लास्ट 5 क्वेश्चन है। डेट इक्विटी रेशियो कम्स अंडर। डेट इक्विटी रेशियो किसमें आती है? सॉल्वेंसी रेशियो में आती है, हमें बताया ये बात। अगला आता है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें दे रखी है 36 लाख रुपीस, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज आपको दे रखी है 12 लाख और 5 लाख। रेशियो का क्वेश्चन जो भी आएगा वो आएगा आपके पास फॉर्मूला बेस्ड, वो आएगा आपके पास फॉर्मूला बेस्ड, तो प्रिपेयर रहना इसके लिए, फॉर्मूला रटे होने चाहिए अच्छे से। चलो देखो, शेयर होल्डर्स फंड विल बी, शेयर होल्डर्स फंड क्या होगा? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है सम ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड, या मैं कहूं इक्विटी, या कहूं शेयर होल्डर्स फंड, दोनों सेम होते हैं। तो दिस 36 लाख इज 12 लाख प्लस इक्विटी। इक्विटी कितनी हुई ऑटोमेटिकली? 36 माइनस 12 दैट इज 24 लाख रुपीस। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना हो जाएगा? 24 लाख रुपए। तो 24 लाख रुपए इज माई ऑप्शन नंबर डी। तो 24 लाख इज माई ऑप्शन नंबर डी। इसको आप ये मत कर देना करंट लायबिलिटी में माइनस कर दो, नहीं, वो टोटल लायबिलिटी बराबर होती है नॉन करंट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होती है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड की, इक्विटी प्लस डेट के इक्वल होती है। 53 देखो, टोटल एसेट्स दे रखी है, टोटल डेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, टोटल एसेट, टोटल डेट, करंट लायबिलिटी। पूछा फिर से शेयर होल्डर्स फंड है। देखो शेयर होल्डर्स फंड मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है बेसिकली। देखो अब इनको आराम से लिख लो। टोटल एसेट बेसिकली टोटल लायबिलिटी के बराबर है। टोटल एसेट क्या है? टोटल लायबिलिटी के बराबर है। टोटल डेट किसके बराबर है? टोटल डेट का मतलब होता है करंट प्लस नॉन करंट, दोनों लायबिलिटीज होती हैं इसके अंदर, ठीक है? करंट प्लस नॉन करंट दोनों होती हैं। टोटल लायबिलिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। अब टोटल लायबिलिटी मेरी 9 लाख है, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का सम मेरे को दे रखो, करंट लायबिलिटी अलग से भी दे रखी है, पागल बनाने के लिए दे रखी है, जरूरत नहीं क्योंकि टोटल डेट है। तो आप क्या करोगे, टोटल लायबिलिटी में से टोटल डेट को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली दोनों माइनस होगी, ये रह जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी 9 लाख में से 340 माइनस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी शेयर होल्डर्स फंड।
माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 लाख गए 6 लाख, 6 लाख में 40 गए तो 5,60,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आखिरी के 2 सवाल देखते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंपनी वॉज 25%। जीपी रेशियो थी कंपनी की 25%। इट्स क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 16 लाख एंड इट्स कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 20% ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रिवेन्यू कितना है, 20% ऑफ टोटल आरएफओ। टोटल आरएफओ हमें दे रखा है क्रेडिट आरएफओ 16 लाख का। इफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है तो बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो। थोड़ा समय लगेगा, आराम से देखते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता है जी, देखो उसने बोला ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 25% है, तो ये नेट सेल्स की 25% होगी, तो हमें नेट सेल्स चाहिए। क्रेडिट रिवेन्यू पता है, कैश नहीं पता, तो टोटल सेल्स कैसे मिलेंगी। देखो टोटल आरएफओ किसके बराबर होगा, टोटल आरएफओ बराबर होगा क्रेडिट वाला जो है प्लस कैश वाला। ठीक है, अब उसने मेरे को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है, कहते हैं कि क्रेडिट तो है 16 लाख और कैश क्या है 20% ऑफ टोटल। तो मैं एक काम करता हूं, इसको एक्स मान लेता हूं, इज इक्वल टू 16 लाख क्रेडिट प्लस 20% ऑफ एक्स। वेरी सिंपल ना। अब बताओ क्या मुश्किल है, ये तो कर ही सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 20/100x इज इक्वल टू 16 लाख। तो ये 100 क्या कैरी, तो 80/100x, x आ जाएगा 16 लाख इंटू 100/80। ठीक है, ये कैंसर, 8 इंटू 2 16, 1 2 3 4 5, तो 2 लाख इंटू 10, बेसिकली एक्स की वैल्यू आ गई 20 लाख। एक्स की वैल्यू आ गई 20 लाख। तो बेसिकली टोटल आरएफओ आ गया है 20 लाख का। अब देखो क्या होगा, टोटल आरएफओ समझ आ गई। उसने बोला नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो है 25%, तो जीपी कितना हो जाएगा इसका 25%। 25% बोले तो इसका चौथा हिस्सा जो कि 5 लाख हो गया। अब उसने कहा कि और क्या खर्चा बता रखा है उसने बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 है, तो 5,000 माइनस करना 5 लाख में से, 5 लाख में से 5,000 गई तो 4.5 लाख। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगी 4.5 लाख, क्योंकि नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ दैट इज 20 लाख इंटू 100। बस यही तो करना है। अब देख लो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 कैंसिल हो गया 22.5 पे, तो 22.5% क्या आ जाएगी मेरी नेट प्रॉफिट रेशियो। लास्ट क्वेश्चन देखो, वो भी बहुत अच्छा है। कहते हैं कि इफ टोटल सेल्स इज 2,50,000, क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ कैश सेल्स, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल क्या होगा। सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन, टोटल सेल क्या है 2.5 लाख, वो बराबर होगी क्रेडिट प्लस कैश के, तो वो बराबर होगी क्रेडिट प्लस कैश के। क्रेडिट कितना है 25% ऑफ कैश, अगर कैश एक्स है तो ये क्या है 25% ऑफ एक्स। बस इसी तरीके से करना होता है। जो भी चीज कह रही थी ये इसका इतना है तो आप उसको एक्स मान लो और दूसरी को उसकी भाषा में लिख दो। तो ये है 2,50,000, तो ये आया मेरे पास 2,50,000 इज इक्वल टू 25x प्लस 125/100x, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2,50,000 इंटू 100/125। तो 125 1 सा 125 2 सा 250, 1 2 3, 2,000 इंटू 100 आ गया मेरे पास 2 लाख। तो x की वैल्यू क्या है 2 लाख। तो x क्या है 2 लाख। उसने पूछी क्या है क्रेडिट सेल्स, x क्या थी तुम्हारी कैश सेल्स। फिर से गलती मत कर देना है, x क्या है तुम्हारी कैश सेल्स है। उसने पूछी है तुमसे क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स क्या है 25/100 ऑफ x, चौथा हिस्सा। तो 2 लाख का चौथा हिस्सा क्या होगा 50,000, तो क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएगी मेरे पास 50,000। समझ आई बात, समझ आई बात। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर। तो बेसिकली हमने टोटल 55 एमसीक्यूज कर लिए हैं तीनों वीडियोस में मिला के। अब आपके एमसीक्यू में 20 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से जाओ और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो।